IT इक्वल टू फैकेटिव डेटा एनालिटिक्स BCS 052 इसका चैप्टर नंबर 5 यानी फ्रेमवर्क्स एंड विजुअलाइजेशन का वन शॉट वीडियो लाए हैं। तो ये इसका सिलेबस इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, फ्रेमवर्क्स, विजुअलाइजेशन और इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग। आर डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत ही फेमस और बहुत ही यूटिलाइजेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आर लगभग पाइथन की तरह ही है। हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कि आर कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और प्लस उसका एक छोटा सा इनिशियलाइजेशन कि कैसे उसको रन कराते हैं अपने रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेमवर्क से। तो फ्रेमवर्क्स की बात करें तो फ्रेमवर्क्स का मतलब है ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक काम के लिए प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि हम टाइम बचा सकें और काम एफिशिएंटली कर सकें। तो डेटा एनालिटिक्स के केस में फ्रेमवर्क लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने, प्रोसेस करने और एनालाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। ठीक है, ये स्केलेबल यानी छोटे से बड़ा डेटा के लिए, एफिशिएंट यानी कम टाइम और रिसोर्सेस में काम होने वाला। ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंट यानी अगर कोई पार्ट फेल हो जाए तो सिस्टम पूरी तरह से फेल ना हो, ऑपरेशन सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके बात करें तो अपाचे हेडूप। ठीक है, अपाचे हेडूप की बात करें तो सोचो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे अमेजोन। ठीक है, डेली बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन और यूजर लॉग्स जनरेट करती है। ठीक है, अब अगर हमें एनालाइज करना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है तो या सेल्स पैटर्न क्या है, तो हम हेडूप यूज़ करते हैं। हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करता है जहां डेटा को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ के अलग अलग सर्वर्स पे स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो बाकी सर्वर्स का काम चालू रहता है। इसके बेनिफिट्स क्या है हेडूप के? ठीक है, अभी आगे जाके हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे, तो हालांकि अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि लार्ज डेटा को हैंडल करना ईजी हो जाता है, फेलियर्स के बावजूद सिस्टम चालू रहता है। वैसे ही अपाचे स्पार्क होता है। अपाचे स्पार्क क्या करता है कि नेटफ्लिक्स के पास यूजर के वॉच पैटर्न्स का ह्यूज डेटा होता है। ठीक है, तो स्पार्क का यूज करके नेटफ्लिक्स अपने रिकमेंडेशन सिस्टम को पावर करता है। ठीक है, अगर तुमने एक एक्शन मूवी देखी, ठीक है, तो स्पार्क के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तुम्हारे लिए सिमिलर मूवीज सजेस्ट करेंगे, वो भी रियल टाइम में। ठीक है, वैसे यूट्यूब में होता है। यूट्यूब में अगर आप एक वीडियो देख के या लाइक किए तो उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट आने लगते हैं, तो वो स्पार्क होता है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या कि हाई स्पीड प्रोसेसिंग होगा, यानी मेमोरी में डेटा प्रोसेस करता है डिस्क के बजाय, और स्ट्रीमिंग डेटा को भी प्रोसेस कर लेता है जैसे लाइव यूजर एक्टिविटी। अब जैसे कुछ पाइंडास की बात कर लें तो पाइथन लाइब्रेरी। ठीक है, एक छोटी कंपनी के पास सेल्स का CSV डेटा है और वो एनालाइज करना चाहता है कि उनका मंथली रेवेन्यू कैसा रहा, तो इस केस में पांडास का यूज़ करके वो CSV को लोड करता है, फिल्टर करता है और ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, और अगर फ्रेमवर्क्स का रोल एक हाईवे बनाने जैसा है, ठीक है, जो फ्रेमवर्क्स का रोल है वो एक हाईवे बनाने जैसा है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ अपनी गाड़ी चलानी है उसमें। ठीक है, अपने एनालिटिक्स के लॉजिक हाईवे यानी फ्रेमवर्क पे सब कुछ स्मूथ और फास्ट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे एकदम कोर टॉपिक में जिसको हम कहेंगे मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस वैसे एग्जाम में भी आता है। तो मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। ठीक है, मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो लार्ज डेटा सेट को एफिशिएंटली प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका काम सिंपल है, डेटा को छोटे पार्ट्स में तोड़ना, पैरेलल प्रोसेस में करना और मीनिंगफुल रिजल्ट बनाना। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला क्या, इनपुट यानी डेटा को स्प्लिट करना। ठीक है, लार्ज डेटा को छोटी छोटी चंक्स यानी पार्ट में डिवाइड करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एक लिस्ट है जैसे 1 2 3 4। और फिर दूसरा क्या, मैप फेस। मैप फेस में क्या की वैल्यू पेयर्स बनाना, हर चंक का इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, डेटा को की वैल्यू पेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल की बात करें तो इनपुट में 1 2 3 4। अब मैप में क्या, जैसे 1 1 2 1 3 1 4 1 ऐसे। और फिर तीसरा स्टेप आता है हम लोग का शफलिंग एंड शॉर्टिंग। तो शफलिंग और शॉर्टिंग की बात करें तो कीज को ग्रुप करना, सारे की वैल्यू पेयर को कीज के बेसिस पर ग्रुप करते हैं। ठीक है, और फिर क्या, रिड्यूस फेस यानी एग्रीगेशन करना, ग्रुप्ड की वैल्यू पेयर्स को प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल आउटपुट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो रिड्यूस यानी 1 4। ठीक है, अगर हम आउटपुट की बात करें तो जैसे 1 4 की बात कर लें। ठीक है, यहाँ 1 का सम 4 है, तो अगर फिर लास्ट में आता है हम लोग का आउटपुट यानी फाइनल रिजल्ट, जो एग्रीगेटेड रिजल्ट मिलता है वही फाइनल आउटपुट होता है। जैसे टोटल सम की बात करें तो 4 आ गया हम लोग का। ठीक है, ये हमारा रहा इनपुट और ये हमारा मैप बन गया और फिर ये रिड्यूस किया गया और लास्ट में हम लोग का पूरा सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन आप देख ही रहे हैं, वही हमारा सेम प्रोसेस लेके हम लोग इसको एक्सप्लेन किए हैं। और जब मैप रिड्यूस पूछा जाए तो हम ये स्टेप्स, पांचों स्टेप्स को अच्छे से लिखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है वो लिखेंगे। और बात करते हैं हम लोग जब एप्लीकेशन की, तो एक मान लीजिए कि आपके पास एक ह्यूज टेक्स्ट फाइल है और हमें हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। इसमें क्या, बिग डेटा इज बिग एंड फास्ट। ठीक है, बिग डेटा क्या होता है, बिग है मतलब कि एक सेंटेंस देते हैं, बिग डेटा इज बिग एंड फास्ट। ठीक है, तो मैप फेस क्या, हर वर्ड को की और वन को मतलब बना देते हैं, जैसे बिग वन, डेटा वन, इज वन, बिग वन, एड वन, ऐसे करके हम लोग एक मैपिंग कंस्ट्रेंट बना लेंगे और फिर सफलिंग करेंगे और फिर रिड्यूस करेंगे और लास्ट में हम लोग के पास उसके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि हमारे पास जो बिग है वो 2 बार आया और डेटा 1 बार आया और इज 1 बार आया, वैसे करके हम लोग के पास एक एक फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन की बात कर लें तो वर्ड काउंट में, यानी लार्ज टेक्स्ट फाइल में वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, और शॉर्टिंग की बात कर लें तो शॉर्टिंग लार्ज डेटा सेट को शॉर्ट करना, जैसे सर्च इंजन्स के लिए। और फिर लॉग प्रोसेसिंग, यानी लार्ज सिस्टम को एनालाइज करना। और मशीन लर्निंग में क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड के मीन्स क्लस्टरिंग जैसे एल्गोरिदम्स में। ठीक है, इसके एडवांटेज हैं स्केलेबिलिटी। ठीक है, लार्ज डेटा हैंडल कर सकता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। और पैरेललिज्म, एक साथ मल्टीपल मशीन का यूज़ करके काम जल्दी होता है। और फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें, अगर एक मशीन फेल हो जाए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस टास्क को रिट्राई करता है। ठीक है, तो मैप रिड्यूस लार्ज डेटा सेट को एफिशिएंटली तोड़ता है। ठीक है, उसका मेन काम यही होता है कि लार्ज डेटा सेट को एफिशिएंटली तोड़ता है। ठीक है, प्रोसेस करता है और मीनिंगफुल रिजल्ट निकालता है। जैसे एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स यानी इनपुट को तोड़कर मैप यानी ग्रुप करके यानी शफल और फाइनल प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसको कहते हैं रिड्यूस। ठीक है, तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करता है। तो इसमें पहला क्या हो रहा है कि यानी क्लाइंट, ठीक है, यानी जॉब सबमिशन। ठीक है, क्लाइंट यूज़र होता है जो कोई टास्क यानी जॉब सबमिट करता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि एक लार्ज डेटा सेट के ऊपर वर्ड काउंट परफॉर्म हो, ठीक है, इनपुट की बात करें जॉब रिक्वेस्ट, जैसे मुझे सारे वर्ड्स का काउंट चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ जाएगा जॉब, ये एक लार्ज टास्क होता है जो छोटी पार्ट्स में डिवाइड होगा। और फिर ये जो हेडूप कर रहा है, हेडूप मैप रिड्यूस मास्टर, मास्टर नोड का काम है पूरे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करना। इसका काम है जॉब को छोटी छोटी टास्क यानी जॉब पार्ट्स में तोड़ना, मैप और रिड्यूस वर्कर को असाइन करना। ठीक है, मैप और रिड्यूस वर्कर को असाइन करना और प्रोग्रेस और फेलियर्स को मॉनिटर करना। ठीक है, अब आ रहा है जॉब पार्ट्स के बाद, यानी दोनों जॉब पार्ट्स के बाद। तो मास्टर जॉब का मैप और रिड्यूस पार्ट्स में तोड़ता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में काम करता है, जैसे मैप फेस में आ गया। तो मैप फेस में जब आया तो इनपुट डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के अलग अलग मैप वर्कर के पास भेजा जाता है। हर मैप वर्कर इनपुट डेटा को की वैल्यू पेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इनपुट डेटा में हम लोग समझ लीजिए एप्पल दिए, बनाना दिए, एप्पल दिए। तो मैप आउटपुट इसमें क्या आएगा हम लोग के पास कि जो एप्पल है वो एक बार आया, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी एक बार है, बनाना की फ्रीक्वेंसी एक बार है और एप्पल की फ्रीक्वेंसी भी एक बार है। अब हम लोग अगर शफलिंग एंड शॉर्टिंग की बात करें तो मैप का आउटपुट एक जगह कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैप का आउटपुट जो होता है वो एक जगह कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और की के बेसिस पर ग्रुप करते हैं, जैसे एग्जांपल एप्पल फ्रीक्वेंसी 1, बनाना 1, एप्पल 1। ठीक है, इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। और फिर रिड्यूस फेस में क्या हो रहा है कि रिड्यूस वर्कर ग्रुप्ड की वैल्यू पेयर को प्रोसेस करता है और मीनिंगफुल रिजल्ट बनाता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो एप्पल की फ्रीक्वेंसी समझ लो 1 1 है और बनाना की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसका रिड्यूस आउटपुट क्या होगा कि एप्पल की फ्रीक्वेंसी 2 बार है। ठीक है, और बनाने की फ्रीक्वेंसी 1 बार है। अब इसका जो आउटपुट डेटा जो आप देख रहे हैं, आउटपुट डेटा क्या कर रहा है कि रिड्यूस फेस को फाइनल रिजल्ट आउटपुट डेटा होता है जो क्लाइंट को दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एप्पल की फ्रीक्वेंसी 2 बार आई है और बनाने की फ्रीक्वेंसी 1 बार आई है। तो इस तरह से हम लोग का मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर काम करता है। तो अगर हम शुरू से समझें तो इनपुट डेटा क्या कर रहा है कि जो डायग्राम में जो डेटा स्टार्ट में दिया गया है वो इनपुट डेटा सेट है, ये इनपुट डेटा सेट है। ठीक है, और हर मैप को बबल इनपुट यानी बबल इनपुट डेटा का एक चंक को प्रोसेस करता है और की वैल्यू पेयर्स बनाता है। ठीक है, और जो रिड्यूस क्या करता है, हर रिड्यूस बबल की वैल्यू पेयर्स को प्रोसेस करके फाइनल एग्रीगेटेड रिजल्ट बनाता है। और आउटपुट डेटा क्या करता है, ये फाइनल मीनिंगफुल रिजल्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्लाइंट एक एनालॉगी की बात करते हैं तो समझ लीजिए एक पिज़्ज़ा डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, उसमें क्लाइंट क्या हो गया, कस्टमर ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और इसमें मास्टर क्या हो गया, ठीक है, जो हेडूप मैप रिड्यूस मास्टर। ठीक है, तो पिज़्ज़ा शॉप ऑर्डर को डिवाइड करता है, कुछ शेफ्स बेस बनाएंगे, कुछ टॉपिक्स डालेंगे। ठीक है,
और फिर मैप वर्कर्स क्या करेंगे कि सेफ बेस बनाते हैं, ठीक है। और सफलिंग क्या, तो टॉपिंग्स का ग्रुपिंग होता है, यानी वेज के लिए अलग, नॉन वेज के लिए अलग, ठीक है। और फिर रिड्यूस वर्कर क्या करेंगे कि फाइनल पिज़्ज़ा रेडी करते हैं, और आउटपुट में क्या, कस्टमर को पिज़्ज़ा डिलीवर। तो इस प्रोसेस का फ़ायदा ये है कि हर काम पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो टाइम और एफिशिएंसी दोनों बचाता है। अब ये हेडूप की बात करेंगे तो हेडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ठीक है। हेडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो लार्ज डेटा सेट को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में काम करता है, यानी डेटा को मल्टीपल कंप्यूटर्स यानी क्लस्टर पे तोड़ कर रखता है और प्रोसेस करता है। हेडूप यानी फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो बाकी सिस्टम काम कंटिन्यू करता है, ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है। और स्केलेबल, यानी डेटा बड़ा हो जाए तो नए सिस्टम ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हेडूप का मेन काम होता है। और इसके कुछ की पॉइंट्स, की कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या, हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसको हम लोग और डिटेल में इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, हालांकि यहाँ शॉर्ट में देखेंगे। तो हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या, कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, ठीक है, जो डेटा को मल्टीपल मशीन पे स्टोर करता है, ठीक है। और मैप रिड्यूस यानी बैकअप, ठीक है, वो पहले से बैकअप लेके रखा हुआ है। अगर एक मशीन फेल हो जाए तो डेटा की कॉपी किसी और मशीन पे होती ही होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक 1 TB फाइल को हेडूप 128 MB चंक्स में तोड़ता है और अलग अलग मशीन पे स्टोर करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैप रिड्यूस की, यानी सेकेंड पॉइंट पे आ गए। तो अगर मैप रिड्यूस की बात करें तो यह एक प्रोग्रामिंग मॉडल और प्रोसेसिंग इंजन है, ठीक है, जो डेटा को पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में प्रोसेस करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का जो यार्न है वो येट अनदर रिसोर्सेज नेगोशिएटर और हेडूप कॉमन है। ये दोनों एक पार्ट की लाइब्रेरीज हैं जो हेडूप में काम करती हैं, ठीक है। और ये हेडूप का आर्किटेक्चर अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है, ये मैप रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन और HDFS यानी हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है, इसको हम अभी समझेंगे अच्छे से। तो अगर हम बात करें यार्न की, तो ये अनदर रिसोर्सेज मैनेजमेंट लेयर है, तो जो एडूप क्लस्टर के रिसोर्सेज यानी CPU, मेमोरी एक्सेट्रा को मैनेज करता है। यार्न इंश्योर करता है कि सारे टास्क एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और हेडूप कॉमन क्या करता है कि हेडूप का शेयर यूटिलिटीज और लाइब्रेरीज का सेट है जो बाकी कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है। एग्जांपल की बात करें नेटवर्किंग और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए लाइब्रेरीज। एग्जांपल की बात करें जैसे नेटफ्लिक्स का केस जो होता है वो हेडूप का यूज़ करता है। यूज़र को डेटा एनालाइज करता है जिससे पर्सनलाइज रिकमेंडेशन बन सके। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे यूज़र की व्यूइंग हिस्ट्री और प्रेफरेंसेस का डेटा कलेक्ट होता है। हेडूप उस डेटा को HDFS में स्टोर करता है और मैप रिड्यूस का यूज़ करके डेटा को एनालाइज किया जाता है। किसी मतलब कि अगर जिन की बात करें, मतलब कि कोई मूवी की बात करें तो यूज़र को पसंद है या नहीं है, कौन से एक्टर के शो ज़्यादा देखे जा रहे हैं, ये सब हेडूप के द्वारा ही फाइंड होता है। तो हेडूप के एनालिसिस के बेसिस पे नेटफ्लिक्स तुम्हारे लिए सजेशन देता है। जैसे सिंस यू लाइक मनी हाइस्ट, तो तुम लोग को ब्रेकिंग बैड भी पसंद होगा, मनी हाइस्ट तुम लोग को पसंद होगी, तो ये जाहिर बात है कि ब्रेकिंग ब्रेड एक वेब सीरीज है वो भी पसंद ही होगी क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हेडूप की कुछ एडवांटेज होते हैं जैसे फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस और स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अगर हम एक डायग्राम को देखें जो हेडूप का आर्किटेक्चर है, ठीक है, ऐसे आर्किटेक्चर आप बना के अपने कॉपी को और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते हैं। तो हेडूप आर्किटेक्चर के कुछ कंपोनेंट्स है। पहला क्या, HDFS, ठीक है, यानी हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम जो हेडूप के डेटा को मैनेज करता है। काम कैसे करता है, जैसे बड़ी फाइल्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी 128 MB या 64 MB में तोड़ता है और मल्टीपल मशीन्स यानी नोड्स पर स्टोर करता है। तो डेटा का बैकअप इंश्योर करता है जिससे अगर एक नोड फेल हो जाए तो डेटा कहीं और रिकवर हो सके। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर 1 GB फाइल स्टोर करनी है तो HDFS यूज़ करके इसी 8 ब्लॉक्स में तोड़कर अलग अलग मशीन पे स्टोर करेंगे। अब बात करते हैं मैप रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन क्या होता है, कि ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो हेडूप में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। आखिर काम कैसे करता है, तो डेटा को पैरेलली प्रोसेस करता है यूजिंग 2 स्टेप। पहला क्या, मैप फेज और रिड्यूस फेज। इसके 2 फेज होंगे, हमेशा याद रखेंगे, मैप फेज होंगे और रिड्यूस फेज होंगे, ठीक है। वही आर्किटेक्चर आप याद रखेंगे मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर का। और फिर हम लोग का आता है यार्न फ्रेमवर्क, यानी येट अनदर रिसोर्सेज निगोशिएटर। यार्न मतलब येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। इसका रोल होगा कि हेडूप के क्लस्टर के रिसोर्सेज जैसे CPU, मेमोरी और भी कई सारी चीज़ें को मैनेज और एलोकेट करना। काम कैसे करता है कि मल्टीपल जॉब्स को हैंडल करता है और इंश्योर करता है कि किसी भी टास्क के लिए रिक्वायर रिसोर्सेज अवेलेबल हो।
एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक नोड पर मेमोरी इनसफिशिएंट हो तो यार्न दूसरी नोड पर रिसोर्सेज एलोकेट कर देगा। अब हमारे पास कॉमन यूटिलिटीज है, तो ये हेडूप का कॉमन है। हेडूप के सारे मॉड्यूल जैसे HDFS, MapReduce, यार्न को सपोर्ट करने के लिए शेयर्ड लाइब्रेरीज और टूल्स प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग जैसे इनपुट आउटपुट टास्क में मदद करता है। डेटा कंप्रेशन, सीरियलाइजेशन और जावा यूटिलिटीज़ के लिए लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं पिग। ठीक है, ये पिग को हम लोग पढ़ेंगे। ये पिग एनिमल वाला पिग नहीं है। ठीक है, पिग एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म है जो हडूप के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ये मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स लिखने को ईजी बनाते हैं एक सिंपल लैंग्वेज यानी पिग लेटिन के थ्रू। पिग का यूज़ मेनली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और बैच प्रोसेसिंग के लिए होता है। बिना लो लेवल मैप रिड्यूस कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं। पहला क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, पिग लेटिन एक सिंपल और प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो मैप रिड्यूस की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। दूसरा क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी, यानी तुम कस्टम फंक्शंस बनाकर पिग का फीचर एक्सटेंड कर सकते हो। और फिर आता है हम लोग का ऑप्टिमाइजेशन। पिग ऑटोमेटिकली क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करता है तो मैनुअल ट्यूनिंग की ज़रूरत कम होती है। और फिर आता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप सपोर्ट। तो पिग नेस्टेड और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स हैंडल कर सकता है। इसके कुछ लेटेंट सिंटेक्स होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर a=load data.txt। ये सिंटेक्स होते हैं, इनको आप लिखकर अपने कॉपी को इन्फॉर्मेटिव बना ही सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर a क्या कर रहा है, a जो लोड यहाँ पर जो लिखा गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि फाइल को लोड करता है जो कॉमन सेपरेटेड फॉर्मेट में है। और जो b फिल्टर लिखा है, इसका मतलब कि डेटा फिल्टर करता है जिसमें एज 30 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और फिर क्या, स्टोर पी इनटू आउटपुट, यानी फिल्टर डेटा को आउटपुट डायरेक्टरी में स्टोर करता है। ठीक है, अब अगर हम एग्जीक्यूशन फ्लो की बात करें तो पहला हम लोग का आता है लोडिंग डेटा। पहले क्या कर रहा है, डेटा को लोड कर रहा है और फिर क्या, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और फिर डेटा को स्टोर कर रहा है। ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे पास आता है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा को क्लीन और ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। और डेटा एनालिसिस यानी लॉग एनालिसिस, लॉग्स को प्रोसेस करके इंसाइट निकालता है और फिर लास्ट डेटा को एनालाइज करता है। ठीक है, अब हम हाइव की बात करते हैं तो हाइव एक एसक्यूएल लाइक क्वेरी सिस्टम है जो हेडूप के ऊपर बनाया गया है। इसका यूज़ स्ट्रक्चर डेटा को क्वेरी और एनालाइज करने के लिए होता है। बिना मैप रिड्यूस कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मेटा स्टोर, मेटा डेटा स्टोर करता है जैसे टेबल का स्ट्रक्चर और पार्टीशन। और हाइव क्यूएल मतलब एसक्यूएल की तरह एक क्वेरी लैंग्वेज जो डेटा को क्वेरी और एनालाइज करने के लिए यूज होता है। और फिर ड्राइवर की बात करें तो क्वेरीज को प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूशन इंजन को भेजता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन इंजन क्या होता है। मैप रिड्यूस जॉब एग्जीक्यूट करता है जो हाइव क्यूएल क्वेरी से जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो तो क्वेरी लैंग्वेज है, वैसे ही कुछ एसक्यूएल की तरह है। तो राइटिंग क्वेरीज यूजर एसक्यूएल जैसे हाइव क्यूएल में क्वेरीज लिखता है। ठीक है, और फिर कंपाइलिंग क्वेरीज, तो हाइव ड्राइवर क्वेरीज को कंपाइल करता है। ठीक है, हाइव ड्राइवर क्वेरीज को कंपाइल करता है और उन्हें मैप रिड्यूस जॉब में कन्वर्ट करता है। और फिर क्या, एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज, क्या एग्जीक्यूशन इंजन हेडूप क्लस्टर पर क्वेरीज एग्जीक्यूट करता है। और फिर लास्ट में स्टोरिंग रिजल्ट, प्रोसेस डेटा को HDFS या किसी स्टोरेज सिस्टम में स्टोर करता है। इसके कुछ एप्लीकेशन है। पहला क्या, डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस में यूज होता है, SQL लाइक क्वेरीज यूज करके बड़े डेटा को एनालाइज करता है। और ETL ऑपरेशन मतलब लार्ज डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड करने के लिए यूज होता है। और डेटा वेयर हाउसिंग क्या, HDFS में स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने के लिए, क्वेरी करने के लिए। अब इसमें कुछ हमारे पास कंपैरिजन है। हालांकि पिग, हाइव और एसक्यूएल ये दोनों में क्वेरी ही लिखी जाती है। ठीक है, तो पिग क्या होता है, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है और कभी कभी तो अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। ये हाइव और एसक्यूएल दोनों स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो HBase, मैपआर, शेयरिंग, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, S3 और HDFS। ठीक है, तो HBase का मतलब एक ओपन सोर्स। ठीक है, HBase क्या है कि एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस है जो हेडूप के HDFS के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसकी कुछ की फीचर्स हैं जैसे कॉलमनर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है जो स्पार्स डेटा के लिए सूटेबल है और रियल टाइम रीड राइट एक्सेस सपोर्ट करता है
और तीसरा क्या कि रियल टाइम एनालिटिक्स और लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। एग्जांपल की बात करें तो बैंकिंग एप्लीकेशन में रियल टाइम कस्टमर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है ये। और फिर बात करें मैप आर, तो मैप आर एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो हैडूप, नोएसक्यूएल और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करता है। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं जैसे हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या, डेटा स्टोरेज, एक्सेस और एनालिटिक्स के लिए यूनिफाइड सॉल्यूशन ऑफर करता है। और इसके एप्लीकेशन देख लें तो फाइनेंस, हेल्थ केयर और टेलीकॉम इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हेल्थ केयर में पेशेंट रिकॉर्ड का एनालिसिस करना विद द हेल्प ऑफ मैप आर। अब शेडिंग की बात करें तो शेडिंग एक टेक्निक है जो डेटा को मल्टीपल सर्वर्स या डेटा बेसिस यानी शेड्स, ठीक है, में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कि इसके कुछ की फीचर्स जैसे लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, और शेयर्ड की के बेसिस पर रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट शेड पर रूट होता है। एग्जांपल की बात करें तो ई कॉमर्स वेबसाइट जहां बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग और यूजर डेटा हैंडल करना होता है वहां शेडिंग का यूज होता है। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, सीधी सी लिखा है उसमें, जिसमें एसक्यूएल ना हो, जिसमें क्वेरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत ना हो। तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। ये कुछ टाइप्स होते हैं इसके। पहला क्या, डॉक्यूमेंट बेस्ड, जैसे मोंगोडीबी, ठीक है, मोंगोडीबी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में डेटा स्टोर करता है। और फिर क्या, की वैल्यू स्टोर्स यानी रेडिस की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। और फिर क्या, कॉलम फैमिली स्टोर्स यानी कैसेंड्रा डेटा कॉलम्स में स्टोर होता है। और फिर ग्राफ डेटाबेस यानी नियोफोर यानी डेटा को ग्राफ्स के फॉर्म में स्टोर करता है। इसके कुछ यूज़ केस होते हैं, जैसे बात कर लें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूज़र रिलेशनशिप और पोस्ट ट्रैक करते हैं। अब हम बात कर लें S3 यानी अमेजॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है, इसका नाम ही है अमेजॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो ये S3 अमेजॉन का क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज डिवाइसेस है, सर्विस या सिवाय सर्विस है। S3 जो है अमेजॉन का वो क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे कि हाईली ड्यूरेबल होते हैं ये, ठीक है, और इनक्रिप्शन, वर्जनिंग और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सपोर्ट करता है। बैकअप्स, मीडिया फाइल्स और बिग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो नेटफ्लिक्स अपने मीडिया कंटेंट्स को ग्लोबली एक्सेसिबल बनाने के लिए S3 का यूज़ करता है। अब हम बात करेंगे एच डी एफ एस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। एच जो है वो हैडूप का प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम है जो लार्ज फाइल्स को मल्टीपल नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसके की फीचर्स हैं कुछ, तो पहला क्या, फाइल्स को ब्लॉक यानी जैसे बात कर लें 128 MB में डिवाइड करता है और उन्हें मल्टीपल नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और क्या, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए डेटा ब्लॉक्स रिप्लिकेट होते हैं जैसे डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर इक्वल टू 3। और डिस्ट्रीब्यूट डेटा प्रोसेसिंग के लिए मैप रिड्यूस के साथ काम करता है। अब इसका आर्किटेक्चर हम लोग देखें तो आर्किटेक्चर की बात करें तो जैसे मेटा डेटा, ठीक है, अगर आप ये मेटा डेटा देख रहे हैं, ठीक है, मेटा डेटा यानी नेम नोड मेटा डेटा को मैनेज करता है जैसे फाइल नेम्स, ब्लॉक लोकेशन और परमिशन, ठीक है। तो मेटा डेटा मेमोरी में स्टोर होता है और फास्टर एक्सेस, ठीक है। और फिर डेटा रीडिंग और प्रोसेस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा रीडिंग हो रहा है, रीड द डेटा, ठीक है। क्लाइंट फाइल का पाथ नेम नोड देता है, तो नेम नोड डेटा नोड्स के लिस्ट प्रोवाइड करता है। जो नेम नोड होता है वो डेटा लिस्ट के प्रोवाइड करता है और फिर क्या करता है कि स्टोर करता है। क्लाइंट जो होता है वो डायरेक्टली डेटा नोड से डेटा रीड करता है पैरेलली, ठीक है। और फिर डेटा राइटिंग, राइट डेटा की बात कर लें तो क्लाइंट फाइल राइट रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। तो नेम नोड परमिशन और ब्लॉक अवेलेबिलिटी चेक करता है। तो फाइल ब्लॉक्स मल्टीपल डेटा नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टीपल डेटा नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नीचे आप देख रहे हैं मल्टीपल डेटा नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यानी रेप्लिकेट भी होते हैं, तो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। इसके कुछ कंपोनेंट्स यही है कि नेम नोड है, मेटा डेटा है, क्लाइंट है और डेटा नोड्स है। तो मेटा डेटा नेम नोड से डेटा लिया गया और उसको मल्टीपल डेटा नोड्स में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर ये जो नेम नोड देख रहे हैं तो ये HDFS का मास्टर नोड है, ठीक है, जो पूरे सिस्टम को मेटा डेटा मैनेज करता है। तो मेटा डेटा मतलब डेटा ब्लॉक्स कहाँ स्टोर है, कौन से डेटा नोड पर है और उनका क्या स्ट्रक्चर है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन और डेटा के लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है, एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं करता है। और ये जो डेटा नोड्स हैं रैक 1 रैक 2 देख रहे हैं तो ये वर्कर नोड्स हैं जो एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं। इनका फंक्शन है कि डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़कर मल्टीपल डेटा नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैकअप्स के लिए एक ब्लॉक का डुप्लीकेट भी दूसरे डेटा नोड्स पर रखा जाता है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ये जो आप देख रहे हैं। और फिर ये क्लाइंट का रोल क्या है, जो हमारे पास ये जो क्लाइंट है हमारे, तो ये सिस्टम का यूज़र हैं जो डेटा को रीड या राइट करना चाहते हैं, ठीक है।
फंक्शन की बात करें तो क्लाइंट नेम नोड से पूछता है कि डेटा कहाँ स्टोर है और फिर उस डेटा नोड से इंटरेक्ट करता है। अब ये जो मेटा डेटा है, जो मेटा डेटा देख रहे हैं आप लोग, तो मेटा डेटा क्या करता है कि ये नेम नोड के पास होता है और ये डेटा का स्ट्रक्चर और लोकेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो मेटा डेटा यानी मैनिपुलेशन क्लाइंट नेम नोड, ठीक है। मेटा डेटा मैनिपुलेशन तो क्या कर रहा है कि ये क्लाइंट से नेम नोड में जा रहा है, ठीक है। जब क्लाइंट डेटा को रीड या राइट करना चाहता है तो पहले वो नेम नोड में आएगा, ठीक है। नेम नोड से इंटरेक्ट करता है तो नेम नोड क्लाइंट को बताता है कि कौन सा ब्लॉक किस डेटा नोड पर स्टोर है। एग्जाम्पल की बात करें, क्लाइंट ने बोला मुझे फाइल 1 चाहिए, तो नेम नोड के पास मेटा डेटा होगा जो ये बताएगा कि फाइल 1 का ब्लॉक 1 डेटा नोड 1 में और ब्लॉक 2 डेटा नोड 3 में है, ठीक है। ऐसे करके बात चलेगी, ठीक है। इसी तरह से ये हम लोग आर्किटेक्चर अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग आते हैं हमारे उसका रिटर्न वर्जन है। मेटा डेटा क्या होता है, रीड डेटा, राइट डेटा, ठीक है। आप लोग आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन की बात करें तो विजुअलाइजेशन का मतलब है डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। जिसमें पैटर्न होंगे, ट्रेंड्स होंगे और इनसाइट को समझना आसान होता है। जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स और विजुअल फॉर्म्स का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई किया जाता है। इसमें कुछ कॉमन टूल्स जैसे पावर BI, मैटप्लॉटलिब ऐसा यूज़ होता है। इसमें कुछ वीडियो डेटा एनालिसिस टेक्निक्स होते हैं। पहला क्या, लाइन चार्ट्स, ठीक है। लाइन चार्ट्स का पर्पस यही होता है कि टाइम के साथ ट्रेंड्स दिखाने के लिए। एग्जांपल की बात करें तो स्टॉक प्राइसेस या टेम्परेचर चेंजेस के विजुअलाइजेशन। लाइन चार्ट्स आप सीधा समझ आइए कि ये ग्राफ होता है, इसमें ऐसे करके स्टॉक मार्केट्स का ट्रेंड्स दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें तो बार चार्ट। बार चार्ट क्या की कैटेगरीज के बीच कंपैरिजन दिखाने के लिए, जैसे सेल्स बाय रीजन या आइटम सोल्ड का कंपैरिजन। तो एक्स एक्सिस जो है दूसरा दिखा रहा है, वाई एक्सिस जो हो रहा है वो वैल्यूज दिखा रहा है। अब स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स क्या कर रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप दिखाना। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइट और वेट के बीच कोरिलेशन एनालाइज करना, ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है कंटिन्यूस वेरिएबल है। अब हीट मैप्स क्या कर रहा है कि डेटा की इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी या डेंसिटी को कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना, ठीक है। एक साल के टेम्परेचर वेरिएशन का हीट मैप। इसमें कुछ हमारे पास टेक्निक्स है, जैसे कि ब्रशिंग एंड लिंकिंग। तो एक विजुअलाइजेशन में डेटा पॉइंट्स को हाईलाइट करना और दूसरी विजुअलाइजेशन में उसका इफेक्ट दिखाना। ये स्कैटर प्लॉट में एक रीजन ब्रश करने पर बार चार्ट का रिलेवेंट पॉइंट हाईलाइट होता है। और फिर जूमिंग एंड पैनिंग क्या होता है कि अगर हम बात करें जूमिंग एंड पैनिंग की, तो जूमिंग मतलब होता है स्पेसिफिक पोर्शन पर फोकस करना और पैनिंग मतलब लार्ज डेटा सेट को एक्सप्लोर करना, ठीक है। अब फिल्टरिंग मतलब समझ ही गए आप लोग कि डेटा को स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर नैरो डाउन करना। एग्जांपल की बात करें तो सेल्स डेटा को रीजन या ईयर के बेसिस पर फिल्टर करना, ठीक है। एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा एनालिटिक्स में फ़र्क क्या है। तो डेटा विजुअलाइजेशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। और पर्पस क्या है कि डेटा को सिंप्लीफाई करता है कि उसको हम लोग देख के पहचान सकें। और ये डेटा के फॉर्म में ही चेंज करता है, जिसको मतलब कि ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो सकता ये, ठीक है। और ये सिर्फ चार्ट और उस पर फोकस करता है, ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग पे फोकस करता है। इसके टूल्स और इसके टूल्स आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहता है तो वो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है। आर वैसे भी एग्जाम में आता है, कम आता है, ठीक है। तो आर जो होता है एक पावरफुल लैंग्वेज है स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस के लिए। ये वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और ग्राफिकल मेथड्स प्रोवाइड करता है जो डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आर इसलिए नाम पड़ा है इसका, पहले ये क्योंकि एस लैंग्वेज पर बेस्ड है, ठीक है। ये हालांकि पाइथन पर भी बेस्ड है। आप जाएंगे आर अपने वेबसाइट्स पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। आर रॉबर्ट नाम के एक कोई डिस्कवरर थे जो कि इनको इंट्रोड्यूस किए थे, तो उन्हीं के नाम पे ये रख दिया गया, ठीक है। ये पाइथन के बेसिस पे आप इसको चेक करने के लिए अपने पहले वेबसाइट पे जाएंगे आर, ठीक है। आर डाउनलोड करेंगे और फिर एक स्पेसिफिक कंट्री भी आप डिसाइड करेंगे कौन से कंट्री में आप वो करना चाहते हैं। फिर जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, आप उसमें लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो और सिंपली पाइथन की तरह जैसे आप प्रिंट लिखते हैं वैसे लिखेंगे तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा, यानी आउटपुट उसका हेलो वर्ल्ड ही हो जाएगा, ठीक है। तो आर जो होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस की कुछ बात करें तो पॉपुलर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हैं आर स्टूडियो, यानी मोस्टली वाइडली यूज्ड आईडी फॉर आर। तो फीचर इसके हैं कि कोड कंप्लीशन और सिंटेक्स हाईलाइटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटेड पॉलिटिंग और मल्टीपल पेन जैसे कंसोल, स्क्रिप्ट एडिटर, इन्वायरमेंट प्लॉटिंग, ठीक है, सपोर्ट फॉर वर्जन, ठीक है,
अगर हम यूज़ केस की बात करें तो ये हमेशा प्रोफेशनल डेवलपर और एनालिस्ट के लिए सूटेबल है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इससे कुछ कमांड्स भी हैं, तो कमांड्स की बात करें तो बिगनर फ्रेंडली, जैसे बात करें मेनू बेस्ड इंटरफेस विद सिंपल पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है। बेसिक डेटा मैनिपुलेशन और स्टैटिकल एनालिसिस और प्लॉटिंग के लिए परफेक्ट है। और ये आप डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता कैसे, रीड डॉट सी एच पी फाइल से इंपोर्ट होता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट कैसे होगा, राइट डॉट सी एच पी से। एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ इंपोर्ट हो रहा है और फिर इसके बाद लास्ट में एक्सपोर्ट करा दिया रहा है डेटा। इस तरह से हम लोग का चैप्टर 5 और पूरा डेटा एनालिटिक्स समाप्त होता है, ठीक है। और इसमें डायग्रामेटिकली और पॉइंट वाइज चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अब फिर कभी। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द हाईटेक वर्ल्ड। थैंक यू।